नमस्कार मित्रों, पीपीबी के यूनिट 6 के एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। हमारा ये पीपीबी का एमसीक्यू का एक सीरीज है। डेली मैं आपको एक यूनिट के एमसीक्यूज़ को करवाता हूँ। मैं केवल आपको प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं बताता, मैं आपको हर एक ऑप्शन को ये भी समझाता हूँ कि कौन ऑप्शन गलत क्यों है और क्या क्या सवाल और क्या क्या बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। तो यानी दोस्तों हमारा ये फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है। हर एक यूनिट के एमसीक्यूज़ को मैं कवर करूँगा वीडियो के माध्यम से, आपको मैं चीज़ों को बारीकी से समझाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी तक यदि 1 से लेकर 5 मिनट तक एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज एमसीक्यूज़ फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट नंबर 5 और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यूज़ ही अटेम्प्ट करना है और ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि बुक की हर एक लाइन से बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 का, जो कि बेस्ड है हैंडलिंग क्लियरिंग चेक्स। आइए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे आंसर नहीं लिखा है ताकि आप खुद से ट्राई कीजिए पहले और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सीटीएस 2010 का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, चेक्स का। तो आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे एक वर्ड को हाईलाइट में कर देता हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है, चलिए प्रत्येक ऑप्शन को एक बार देखते हैं कौन सा मैंडेटरी नहीं है जो भी चेक अंडर सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड है। पहला ऑप्शन कह रहा है फील्ड प्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई लेआउट हो गया या आपका पोजीशनिंग हो गया, ठीक है। तो लेआउट हो गया, पोजीशनिंग हो गया कुछ फील्ड का, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका डेटा हो गया, सिग्नेचर हो गया, अमाउंट है, तो एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि चेक को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए, ताकि ये मैंडेटरी है। तो इसीलिए दोस्तों ये तो हमारा मैंडेटरी है। ऑप्शन भी करा है सिक्योरिटी थ्रेड। तो सिक्योरिटी थ्रेड का मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी थ्रेड आप कहाँ देखते हैं बताइए? सिक्योरिटी थ्रेड आप करेंसी नोट्स में देखते हैं, राइट। सिक्योरिटी थ्रेड इज ऑफन विजिबल इन द करेंसी नोट्स। लेकिन चेक में भी दिखता है क्या? चेक्स में नहीं दिखता है, नेचुरली नहीं दिखता है। तो चेक के अंदर अदर सिक्योरिटी फीचर हो सकते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी रेट कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है प्री फिल्ड अकाउंट फील्ड, मतलब कि जो पर्सन जिस आदमी को चेक दिया जा रहा है उसका पहले से अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर प्रिंट हो। तो ये इंपॉर्टेंट है चेक के लिए, क्योंकि राइट अकाउंट से उसको लिंक किया जाए, इसीलिए ये तो मैंडेटरी है ही है कि आपका जो अकाउंट फील्ड है वो फ्री फील्ड होना चाहिए। और एक आता है हमारा वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है दोस्तों? वाटर मार्क एक तरह का हिडन सिक्योरिटी होता है। वाटर मार्क क्या होता है? हिडन सिक्योरिटी होता है जो कि चेक पेपर में इम्बेडेड होता है। दिस इज अ हिडन सिक्योरिटी इम्बेडेड इन द चेक पेपर, राइट। तो इसको क्यों यूज करते हैं? फ्रॉड को रोकने के लिए यूज करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉड। और क्या काम है? तो फ्रॉड रोकना, ऑथेंटिसिटी इंश्योर करना, तो ये सभी वाटर मार्क का काम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी थ्रेड। तो ये वही फीचर है जो कि सीटीएस 2010 के स्टैंडर्ड के अंदर चेक्स जो हैं उनमें रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार के सवाल यदि पूछे जाएंगे तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अंडर सीटीएस प्रोसेस डैश इमेज इज और आर टू बी टेकन ऑफ ईच चेक। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 इमेज लेना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 2 इमेज लिया जाता है प्रत्येक चेक का। तो ये रीजनेबल गेस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में 2 से ज़्यादा इमेज लिया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। 1 इमेज कह रहा है। अब जस्ट एक इमेज लीजिएगा चेक का, तो ये तो इनफ नहीं है। सीटीएस प्रोसेस में आपको मल्टीपल इमेज लेना होता है ताकि चेक के अलग अलग एस्पेक्ट को कैप्चर कर सकें। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। 3 इमेज लेना होता है। बिल्कुल सही बात है। सीटीएस प्रोसेस में प्रत्येक चेक का 3 इमेज लिया जाता है, ठीक है। अब ये 3 इमेज के अंदर क्या क्या होगा देखिए, मैं बता देता हूँ। एक इमेज में आपका फ्रंट व्यू आएगा, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करते चल रहा हूँ। एक व्यू में आपका बैक व्यू आएगा, राइट। और एक आपका जो इमेज आएगा उसमें हाई रिजोल्यूशन व्यू आएगा। तो एक फ्रंट व्यू, एक में बैक व्यू और एक में हाई रिजोल्यूशन व्यू सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इससे क्या होता है कि चेक को प्रॉपरली वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। और ऑप्शन डी कर रहा है 4, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा इमेज लगता है तो अच्छा है, आपको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन 4 इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 3। तो सीटीएस प्रोसेस के अंदर 3 इमेज जो है प्रत्येक चेक का लिया जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि चेक कलेक्शन पॉलिसी, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? द मेन पॉइंट इज चेक कलेक्शन पॉलिसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है चेक कलेक्शन पॉलिसी में एक्सेप्टेबल नहीं है? चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया, तो सबसे पहले आइए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कह रहा है कि द बैंक विल टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर सेफगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर कलेक्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि बैंक जो है इंश्योर करती है कि जो चेक है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसने जो कि इसने कस्टमर से रिसीव किया है कलेक्शन के लिए, वो डैमेज या लॉस से प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? नो डैमेज नो लॉस ऑफ द चेक दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बाय द बैंक, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्शन बाय द बैंक, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। तो बैंक सारा मेजर लेगी ताकि इंस्ट्रूमेंट की सेफगार्ड कर सके, ये तो सही है। बी कह रहा है कि द बैंक विल कॉम्पेंसेट द कस्टमर फॉर एनी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक ऑन इट्स ऑन। तो मतलब मान लीजिए कोई डिले हो रहा है, ठीक है, समय लग रहा है चेक को प्रोसेस करने में, तो बैंक जो है कॉम्पेंसेट करेगी कस्टमर को उस डिले के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है ताकि फेयरनेस रहे, और ये भी एक्सेप्टेबल होता है चेक कलेक्शन प्रोसेस में। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले राइजिंग आउट ऑफ सर्कमस्टांस बियॉन्ड इट कंट्रोल और द कंट्रोल ऑफ द पेइंग बैंक। ये भी सही है कि यदि मान लीजिए कि डिले किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस के आ जाए, जैसे टेक्निकल इशू आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए दूसरे बैंक में, तो कलेक्टिंग बैंक को आप अकाउंटेबल नहीं मान सकते। फिर ऑप्शन डी कर रहा है कि नो कॉम्पेंसेशन विल बी पेड फॉर डिलेज इन कलेक्शन ऑफ लोकल चेक। तो ये देखिए ये अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक कोई लोकल चेक है, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग में कुछ आपका डिले हो गया, लोकल चेक के प्रोसेसिंग में डिले हो गया, तो कस्टमर कॉम्पेंसेशन, कुछ कस्टमर को तो कॉम्पेंसेशन चाहिए ना, गुड बैंकिंग सर्विसेज के। आप बोलिएगा कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे तो ये तो अनफेयर होगा कस्टमर के लिए, और बैंक के पॉलिसी से भी अलाइन नहीं करता है। तो ये जो कह रहा है कि नो कॉम्पेंसेशन विल बी पेड फॉर डिले इन कलेक्शन, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपसे ये तो पूछा गया था इनमें से कौन सा नॉन एक्सेप्टेबल है, तो ए बी सी एक्सेप्टेबल है, डी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा क्वेश्चन बैंक है, सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है कंप्लीट कोर्स पे। और यदि आपको इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है क्विज फॉर्मेट में, तो हमारे पास दोस्तों मॉक टेस्ट का भी प्लान है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको टाइम पीरियड फिक्स रहता है, 15 मिनट, 20 मिनट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में 1 घंटा। तो इस प्रकार से टाइम लिमिट फिक्स रहता है, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज का अटेम्प्ट करना होता है, और जैसे ही आपका टाइम समाप्त होता है तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपने क्या टिक किया था, क्या सही सॉल्यूशन है, ये आपको पूरा एनालिसिस मिलता है। आपने कहाँ गलती की, आपके वीक पॉइंट क्या है, एवरी एनालिसिस यू गेट। और ये सभी चीज़ होता है हमारे क्लास प्लस, हमारा जो जेबी एंड सीआईबी मिड सिंपल का ऐप है उसके माध्यम से। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, अभी आप इनरोल हो जाइए हमारे कोर्स में। या तो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए एमसीक्यूज तो हमारे क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो यदि आपको क्विज फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे मॉक टेस्ट में। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर कैन हेल्ड कैश एट द ब्रांच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अंडर डुअल कस्टडी। मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा कैश जो ब्रांच में रखा गया है वो डुअल कस्टडी के अंदर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है कि कैशियर हैंड बैलेंस। तो मतलब कि कितना कैश जो है कैशियर करंटली हैंडल कर रहा है ताकि वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सके काउंटर पे। चूँकि ये कैश चूँकि दिस इज कैश एक्टिवली बीइंग यूज, सो इट डज नॉट नीड टू बी अंडर डुअल कस्टडी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डुअल कस्टडी, राइट। तो सबसे पहले कैशियर का जो हैंड बैलेंस है ये वो पैसा होता है जो कि कैशियर करंटली हैंडल कर रहा है। सो कैशियर हैंडलिंग, जो पैसा कैशियर करंटली हैंडल कर रहा है उसको कैशियर हैंड बैलेंस बोलते हैं। तो यूजुअली ताकि काउंटर पे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकें, तो चूँकि ये कैश एक्टिवली यूज हो रहा है तो इसको हमको डुअल कस्टडी के अंदर नहीं रखना है, केवल कैशियर इसे हैंडल करे। तो ये तो ऑप्शन जो है इज नॉट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी हैंडल, तो ये तो सही है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है कि नोटिस ऑफ नोट्स ऑफ लेस देन 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन। तो ये चूँकि स्मॉलर डिनोमिनेशन नोट है, जैसे 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, तो ये कम वैल्यूबल है, लेकिन अभी भी ये हमारे बैंक के टोटल कैश रिजर्व के पार्ट हैं, तो इसको भी आपको डुअल कस्टडी के अंदर रखना पड़ेगा। तो यही हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का, तो ये आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है कैश बैलेंस इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स। तो दोस्तों कॉइन भी स्मॉलर वैल्यू का होता है, लेकिन टोटल कॉइन जो होता है, टोटल कॉइन इन द फॉर्म ऑफ टोटल कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, ये भी हमारे बैंक के ओवरऑल कैश बैलेंस का पार्ट है। तो इसको भी आपको डुअल कस्टडी के अंदर रखना पड़ेगा, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा।
और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कर रहा है कि नन ऑफ द मेंशन्ड फॉर्म। तो इसका सही जवाब क्या है? नॉट रिक्वायर्ड टू बी अंडर अडल्ट कस्टडी, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रॉपर इन हैंडलिंग कंटरफीट नोट। यदि आपको कंटरफीट नोट हैंडल करना है तो इनमें से कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए? पहला कह रहा है कि द टेलर रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट कंटरफीट नोट डिटेक्टेड बाय हर एट द काउंटर। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि टेलर जो है रिफ्यूज करे कंटरफीट नोट लेना। लेकिन दोस्तों ये जो है करेक्ट प्रोसीड्यूर नहीं है। बैंक एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करे जब भी काउंटरफीट नोट डिटेक्ट किया जाए, ताकि सिंपली रिफ्यूजिंग जो है एक पावर एक प्रॉपर नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन भी कह रहा है कि ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ बल्क कैश ऑफ द कस्टमर कंटरफीट नोट इज अवेलेबल। सो इसमें क्या कह रहा है कि द कस्टमर रिप्लेसेड इट विद द जेन्युइन नोट्स टू गिव इज एंड इट गिवन बैक टू द काउंटरफीट नोट। ये देखिए ऑप्शन भी क्या कह रहा है कि इस केस में कस्टमर को अलाउ करना कि वो नोट को रिप्लेस करे और उसको काउंटरफीट नोट वापस दे देना, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि काउंटरफीट नोट को इम्पाउंड किया जाएगा और रिटर्न नहीं किया जाएगा कस्टमर को किसी भी सर्कमस्टांस में। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि द टेलर डिटेक्ट अ काउंटरफीट नोट एट द काउंटर, कीप इट अगेंस्ट रिसीट गिवन टू द कस्टमर, द नोट इज डिस्ट्रॉयड बाय द हेड कैशियर। तो देखिए रिसीट इशू करना डिटेक्टेड काउंटरफीट नोट को, ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन आपको नोट नहीं डिस्ट्रॉय करना है। नोट को प्रॉपरली इम्पाउंड कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, डिस्ट्रॉय मत कीजिए। तो ऑप्शन सी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि द काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड एट द काउंटर इज इम्पाउंडेड बाय द टेलर, ब्रांड इट विद काउंटरफीट नोट। ये एक सही प्रोसीड्यूर है। जब भी कोई काउंटरफीट नोट डिटेक्ट होता है ना, तो उसको आपको इम्पाउंड करना है, राइट। मतलब कि बैंक उसको अपने पास रखेगी और उसको ब्रांड किया जाएगा काउंटरफीट स्टाम्प के साथ, ताकि उसको मार्क कर सकें, और फिर यही नोट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो दिस नोट इज देन रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। तो ये यही पॉइंट समझा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको काउंटरफीट नोट को इम्पाउंड करना, ब्रांड करना विथ अ काउंटरफीट स्टाम्प, ये प्रॉपर तरीका होता है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अल्टरेशन जो है सीटीएस चेक में परमिटेड होता है यदि ड्रॉर के द्वारा ऑथेंटिकेट किया गया हो। तो पहला ऑप्शन कर रहा है नेम ऑफ द पेई। मतलब कि आप देखिए अल्टरेशन तो होता ही है ना चेक में, तो पेई का नाम। तो ये ऑप्शन कर रहा है कि आप जो है किसी पर्सन का नाम बदल सकते हैं या कंपनी का नाम बदल सकते हैं जिसको चेक इशू किया गया है। लेकिन आप बताइए ये सीटीएस में कभी अलाउ होगा क्या? दिस इज नॉट अलाउड इन द सीटीएस स्टैंडर्ड। जैसे ही आपने पेई का नाम लिख दिया कि ये पेई का नाम है, ठीक है, तो उसको आप अल्टरेशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अल्टर्ड एवन इफ द ड्रॉर ऑथेंटिकेटेड। चाहे ड्रॉर ही क्यों ना ऑथेंटिकेट करे, फिर भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा सही जवाब नहीं होगा। बी का रहा है अमाउंट इन वर्ड। देखिए अमाउंट इन वर्ड जो चेंज किया जाएगा ये भी हमारे सीटीएस में अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, राइट। क्योंकि मान लीजिए कि अमाउंट में कोई मिस्टेक हो जाए तो ड्रॉर को फॉलो करना पड़ेगा। तो यदि कोई अमाउंट में मिस्टेक आ जाए तो ड्रॉर को नया चेक इशू करना है, राइट। तो कोई भी अल्टरेशन अमाउंट में, चाहे वर्ड में हो चाहे नंबर में हो, ये चेक को इनवैलिड बना देता है। तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी का रहा है डेट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डेट। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि अल्टरिंग द डेट ऑन द चेक अनपरमिटेड। तो चेक आप जो है चेक पे डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा सिग्नेचर के साथ। तो यही एक तरह का अल्टरेशन है जो कि अलाउ होता है सीटीएस स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट वन। और ऑप्शन डी का है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यदि डेट का जो चेंज होता है वो परमिटेड होता है, ठीक है, यदि वो ड्रॉर के द्वारा साइन किया गया है। तो ये तो सही ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है इसका बताइए? तो सही जवाब है इसका डेट, ठीक है। तो जो ड्रॉर है उसके ऑथेंटिकेशन से तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है कि एनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ चेक। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सीटीएस 2010 का जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है चेक का उससे रिलेटेड सही नहीं है। पहला कह रहा है कि सीटीएस 2010 शुड ग्लो अंडर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ग्लो करेगा। क्या लगता है? देखिए ये कह रहा है कि सीटीएस 2020 का चेक जो है यूवी लाइट के अंदर ग्लो करेगा, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यूवी लाइट फीचर को यूज़ किया जाता है एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं है, ये हमारा एडिशनल सिक्योरिटी है, राइट।
सो अब ये मैंडेटरी नहीं है चेक को कि वो ग्लो करे यूवी लाइट में, इसलिए ये जो है सेल्फ सेलेक्टेड पर्सन, सो इट इज़ करेक्ट, नॉट करेक्ट फॉर स्टेट। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि यूवी लाइट फीचर को आप लोग एडिशनल सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ओके। सो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है कि ऑल चेक सेल कैरी सिचुएशन, ऑल चेक सेल कैरी सिचुएशन। तो जितने भी चेक हैं वो कैरी करते हैं कि सनराइज वाटर मार्क। तो ये सही रिक्वायरमेंट है। जितने भी CTS 2010 के चेक है ना, उनमें एक सनराइज वाटर मार्क होगा जिसको हम देख सकते हैं जब चेक को हम लाइट में डालेंगे। तो लाइट में आप चेक को डालिएगा ना तो आपको एक सनराइज वाटर मार्क दिखेगा। तो वाटर मार्क एक तरह का एंटी फ्रॉड मेजर की तरह काम करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। फिर कह रहा है पेंटोग्राफ विथ हिडन और एम्बेडेड कॉपी और वाइड फीचर। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो फोटोग्राफ फीचर होता है वो वर्ड कॉपी या वाइड क्रिएट करता है, राइट। व्हेन समवन ट्राई टू डुप्लीकेट और फोटोकॉपी द चेक, दिस हिडन फीचर हेल्प प्रिवेंट। उसके बाद कह रहा है कि बैंक लोगो शुड बी प्रिंटेड इन द यूवी लिंक। ये दूसरा वैलिड रिक्वायरमेंट है। बैंक को रिक्वायर्ड है कि वो अपने लोगों को चेक में डालें यूवी लिंक के माध्यम से, जो कि यूवी लाइट में ही विजिबल हो। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। सवाल आप क्या था, सवाल ये था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि CTS 2020 का जो चेक है वो ग्लो करना चाहिए यूवी लाइट के अंदर। ये गलत है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा CTS 2010 के स्टैंडर्ड ऑफ चेक का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर माइग्रेटिंग टू द CTS 2010 स्टैंडर्ड। तो यदि आपको CTS 2010 स्टैंडर्ड में माइग्रेट होना है तो इनमें से कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है सेक्शन 18 हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो यहाँ पे रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट जो है माइग्रेटिंग टू द CTS 2010 स्टैंडर्ड है। तो ये सेक्शन लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है हाई इम्प्लीमेंटिंग। फिर ऑप्शन भी कर रहा है सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड नेगोशिएशन एक्ट। तो ऑप्शन बी क्या लगता है, सेक्शन 25। तो देखिए ये सेक्शन जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन ये सिंगल नहीं है जो कि स्पेसिफाई करेगा कि CTS 2010 का माइग्रेट हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, सेक्शन 18 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये सेक्शन जो है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जो लॉ गवर्न करते हैं, लॉ गवर्निंग NI एक्ट, उससे रिलेटेड है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है सेक्शन 25 ऑफ द NI एक्ट 1881। तो दोस्तों ये सेक्शन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पर्टेन करता है, लेकिन ये भी डील नहीं करता CTS 2010 स्टैंडर्ड मार्जिन से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा था, सेक्शन 18। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि सेक्शन 18 जो है उसके अंदर कहा गया है कि ये रेगुलेशन है, ये रिक्वायरमेंट है हमें CTS 2010 को माइग्रेट करने का। तो याद रखिएगा सेक्शन 18 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि CTS 2010 का जो मैंडेट है, CTS 2010 मैंडेट करता है इनमें से किस फीचर के लिए चेक में? बताइए किस फीचर के लिए चेक में मैंडेट करता है CTS 2010? तो CTS 2010 जो है इनमें से कौन सा फीचर को मैंडेट करता है चेक में? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि आई थिंक इट इज़ फील्ड प्लेसमेंट इन चेक। चलिए, बैंक लोगो प्रिंटेड इन इनविजिबल इंक, CTS 2010। देखिए सब कुछ होता है। CTS 2010 में कहा गया है कि सबसे पहले तो फील्ड प्लेसमेंट को देखना है, फिर बैंक का जो लोगो है वो इनविजिबल इंक में विजिबल होना चाहिए। जैसे कि आपने UV लैम्प डाला तो आपको बैंक का लोगो क्लियरली दिखना चाहिए, और CTS 2010 का जो इंक मार्क सीट है वो दिखाना है। उसके बाद कह रहा है कि RBI का गाइडलाइंस के अनुसार चेक को जो है CTS क्लियरिंग से रूट करना होता है। ये इंटरटेन तब तक नहीं होगा यदि उसमें अल्ट्रेशन हो जाए किस चीज़ में चेक का। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है अकाउंट। देखिए अकाउंट नंबर को चेंज करना चेक में ये तो रिकमेंडेड नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू चेंज द अकाउंट नंबर इन द चेक। लेकिन ये जो है चेक को CTS क्लियरिंग से डिस्क्वालीफाई भी नहीं करता है। तो कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी को हैंडल करने का।
तो सबसे पहले जो अकाउंट कर रहा है तो अकाउंट गलत है, अकाउंट नंबर को चेंज करना चेक पे ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये जो है हमारे ये चेक को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता सीटीएस क्लियरिंग से। तो बेसिकली प्रोसीड्यूर्स होते हैं ताकि हम डिस्क्रिपेंसीज को हैंडल कर सकें अकाउंट नंबर में। तो ये ऑप्शन तो गलत है। और दो ऑप्शन भी कर रहा है अमाउंट, आप मान लीजिए अमाउंट में चेंज कीजिएगा चेक में, तो ये क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और इसके लिए आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। तो ये नीड, इसके लिए आपको केयरफुल हैंडलिंग चाहिए। लेकिन चेक को कभी कभी प्रोसेस किया जाएगा यदि वेरीफाइड किया जाए करेक्टली, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। तो उसके बाद कह रहा है नेम, तो आप मान लीजिए कि पेई का नाम ही चेंज कर देंगे चेक पे। ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है और इसके लिए आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन चाहिए। लेकिन इसके लिए भी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चेक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीटीएस क्लियरिंग से यदि ऑथेंटिकेट किया जाए तो। और फाइनली आता है सिग्नेचर, ये सबसे बड़ा चीज़ है। यदि मान लीजिए सिग्नेचर में कोई अल्ट्रेशन है चेक पे तो ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा सीटीएस क्लियरिंग में, सीटीएस क्लियरिंग प्रोसेस में। उसके बाद दोस्तों तो हमने क्या देखा, सिग्नेचर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि सिग्नेचर में कोई अल्ट्रेशन है तो हमें फिर वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड ऑफ RBI द चेक शुड बी यूज्ड इन इशूड बाय द अकाउंट नंबर फील्ड प्री प्रिंट। ऑब्वियसली बात है, अकाउंट नंबर चाहे किसी भी तरह का अकाउंट हो, सब में आपको अकाउंट नंबर प्री फिल, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, फिर आपका कॉर्पोरेट कोरियर हो, एवरीथिंग। Now let's talk about the next question that we have. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि CTS 2010 का जो स्टैंडर्ड है वो किससे रिलेट करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक। तो ये सही जवाब है कि CTS 2010 स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो भी चेक बैंक इशू कर रही है उसका स्टैंडर्डाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, ये इंश्योर करता है कि चेक एक यूनिक फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, चेक इज फॉलोइंग अ यूनिक फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और सिक्योरिटी फीचर भी इसका यूनिक है, सिक्योरिटी फीचर को भी फॉलो कर रहा है ताकि प्रोसेसिंग एफिशिएंसी और फ्रॉड को कम कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय ऑल कंपनीज फ्रॉम एक। तो ये क्या कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन CTS 2010 जो है एक वो सही जवाब नहीं है। वो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट टू द फॉर्मेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ द चेक। सो दिस CTS 2010 इज नॉट रिलेटेड टू द। Now let's talk about the option number C, that is an environment protocol to be followed by ASEAN country। देखिए, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि CTS 2010 का कोई मतलब नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से या एशियन कंट्री से, इसका फोकस है चेक स्टैंडर्डाइजेशन से। तो ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, राइट। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा फीचर चेक का CTS 2010 के अंदर करेक्ट है रिगार्डिंग द वाटरमार्क। वाटरमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल चेक सेल कैरी द स्टैंडर्डाइज्ड वाटरमार्क, ये बिल्कुल सही है। CTS 2010 में कहा ही गया है कि प्रत्येक चेक में एक स्टैंडर्डाइज्ड वाटरमार्क होना चाहिए ताकि हम काउंटर फिटिंग को रोक सकें और ऑथेंटिसिटी इंश्योर कर सकें, ये तो सही ऑप्शन है। द वर्ड ऑफ वाटरमार्क विल बी CTS इंडिया, ये भी सही है। वाटरमार्क जो चेक पे होगा CTS 2010 के अंदर, उसमें क्या लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा CTS इंडिया, राइट। तो ताकि हम चेक को CTS सिस्टम का पार्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकें, तो ये भी सही है। द बैंक द वाटरमार्क शुड प्रोवाइड, वाटरमार्क शुड बी डायमंड इन शेप एंड डायमीटर कुड बी 2.6 to 3.4। तो बताइए, वाटर मार्क जो है वर्ड वाटर मार्क का डायमंड होना चाहिए, शेप में डायमंड होना चाहिए और डायमीटर इस रेंज में होना चाहिए, तो ये भी सही है। वाटर मार्क डायमंड शेप होता है और विद इन स्पेसिफिक डायमीटर रेंज होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन डी कर रहा है कि एवरी चेक मस्ट होल्ड एटलीस्ट 1 फुल वाटर मार्क, तो ये भी सही है। प्रत्येक चेक में कम से कम एक फुल वाटर मार्क जरूर होना चाहिए जो कि विजिबल हो ताकि इंश्योर कर सकें कि चेक वैलिड है और सिक्योर है, राइट।
चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों यदि आपको ये लेसन पसंद आ रहा हो, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट दिस वीडियो रीचेज आउट टू ऑल द जीआईबी एस्पिरेंट, अदर जीआईबी एस्पिरेंट आल्सो हु आर लुकिंग फॉर सच एमसीक्यू सेशन। तो हमारे चैनल पे आपको सभी यूनिट का एमसीक्यूज मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में, और यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारे नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यदि उसको हम रेगुलर सीटीएस क्लियरिंग में प्रेजेंट करें तो फिर इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा कौन से रीजन कोड के साथ। तो देखिए ऐसे केस में पहला ये है कि रिफंडेड विद द रीजन कोड 57 प्रेजेंट इन द प्रॉपर जोन। तो यहाँ पे ऑप्शन भी कर रहा है रिटर्न विद द रीजन कोड 47 प्रेजेंट इन द प्रॉपर जोन। तो ये भी गलत है क्योंकि रीजन कोड 47 जो है हमारे नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि रिटर्न विद द रीजन कोड 77 प्रेजेंट इन द प्रॉपर जोन। तो क्या सही लगता है? ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ये जो 47 इन द प्रॉपर जोन कर रहा है ये गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है 77 इन द प्रॉपर जोन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है रिटर्न विद द रीजन कोड, तो बिल्कुल सही ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट होता है जब उसको आप रेगुलर सीटीएस वर्क क्लियरिंग में प्रेजेंट कीजिएगा तो उसको रिटर्न किया जाता है। रीजन कोड ये रहता है कि रिटर्न विद द रीजन कोड, राइट। तो ये कोड इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट इन द प्रॉपर जोन, यस 37 प्रेजेंट इन द प्रॉपर जोन ये कोड होता है। तो ये कोड इंडिकेट करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है कोई कॉम्प्लाइंट नहीं है और सीटीएस स्टैंडर्ड है, लेकिन दोस्तों इसको प्रेजेंट किया जा रहा है अप्रोप्रिएट जोन में। दैट्स द पॉइंट। तो आंसर क्या है इसका? 37 इन द प्रॉपर जोन। नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट इफ परमिटेड टू पे, यदि नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट है, यदि उनको रेगुलर सीटीएस क्लियरिंग में प्रेजेंट किया जाए, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, ये तो हो गया। एज पर द सीटीएस रिक्वायरमेंट द प्रेजेंटिंग बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द पेड चेक फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी जो चेक है उसको कितने दिनों तक रखा जाए, दैट्स द की पॉइंट, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि हमारे पेड चेक के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो पहला सवाल है कि एज पर द सीटीएस रिक्वायरमेंट द एजेंसी, तो क्या कर रहा है कि सीटीएस के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसको रिक्वायरमेंट थी कि वो प्रिजर्व करेगा पेपर को हेल्पफुल पेड चेक फॉर द पीरियड ऑफ। तो सीटीएस रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रेजेंटिंग बैंक जो है पेड चेक को प्रिजर्व करता है कितने सालों तक? पहला ऑप्शन कर रहा है 10 साल। तो ये सीटीएस रिक्वायरमेंट के अनुसार बैंक जो है पेड चेक को 10 साल तक रखेगा, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ लीजिए कि जितना लंबा रिटेंशन पीरियड होगा उससे क्या होगा कि एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसान होगा। फिर कर रहा है 8 साल, तो 8 साल गलत है, सही जवाब है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 10 साल। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5 ईयर। तो ये भी गलत है। तो रिटेंशन पीरियड इज ऑल्सो पेड टू चेक, तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है 5 ईयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रिटेंशन पीरियड जो पेड चेक का होता है वो 5 साल से बड़ा होता है, 20 साल भी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका सही जवाब है 10 साल। 10 साल तक जो भी आपने चेक का पेमेंट किया है तो उसको आपको रिटर्न करके रखना है।